कर रहे थे हम कि लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड। तो आज थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, क्लासिकल सर्च एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, उनसे आगे निकलेंगे। आज की क्लास में जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो एक्चुअली हमें डिस्कस करना है लोकल सर्च को। लोकल सर्च में हिल क्लाइंबिंग, सिमुलेटेड एनीलिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, बीम सर्च, ये सारे लोकल सर्च एल्गोरिथम कहलाते हैं। और इसके साथ साथ हमें एट द एंड डिस्कस करना है कि हाउ टू सर्च विद पार्शियल इंफॉर्मेशन, यानी अगर हमारे पास पार्शियल इंफॉर्मेशन होगी तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो पहली बात तो ये समझने कि ये लोकल सर्च क्या होता है। तो लोकल सर्च के हिसाब से आप समझ लें कि बेसिकली जब हमें गोल का पता हो लेकिन जो पाथ है उससे हमें कोई कंसर्न ना हो। यानी मिसाल के तौर पे आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है। अब ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी गोल स्टेट है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं तो फिर हम इसको एक ओपन करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। फिर उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से गोल तक जाने का बेस्ट रास्ता कौन सा है। यानी गोल तक जाने के एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें से किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कोई पाथ होता है हमारे पास और उस पाथ में ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये पाथ जो है ना वो बाकी पाथ से बेहतर है। लेकिन लोकल सर्च में क्या होता है कि ये जो पाथ है ना ये हम अपने पास स्टोर करके नहीं रखते। यानी कि आप समझ लें, आसान अल्फाज में कह रहा हूं मैं कि जो लोकल सर्च की हम बात करते हैं ना तो हम उसमें फोकस करते हैं गोल पर, बस गोल तक जाना है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स आएंगी तो बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो जनाब लोकल सर्च के अंदर डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लाइक हिल क्लाइंबिंग आज हम देखेंगे। इसी तरह सिमुलेटेड एनीलिंग, ये भी हिल क्लाइंबिंग की ही आप समझ लें एक एडवांस फॉर्म है। जेनेटिक एल्गोरिथम्स, बीम सर्च। तो अब तक हम क्या देख चुके हैं? अब तक जो हमने सर्च किए ना वो उसमें हमारा जो एजेंट सर्चिंग करता था वो सिस्टमैटिकली कर रहा होता था। ठीक है, यानी सिस्टमैटिकली करने से मुराद ये है कि हमारे पास जो एजेंट था वो जितने भी अवेलेबल पाथ थे ना उनको वो मेमोरी में स्टोर करके रखता था। यानी आपको अगर याद हो कि हम डिफरेंट लिस्ट मेंटेन कर रहे थे, एक फ्रिंज लिस्ट होती है, एक हमारे पास ओपन लिस्ट होती है, एक्सप्लोर्ड होती है, अनएक्सप्लोर्ड होती है। इन तीन लिस्ट हम मेंटेन करके रख रहे थे, एक फ्रिंज, एक एक्सप्लोर्ड और एक अनएक्सप्लोर्ड। तो अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता क्लोज है तो मेमोरी में स्टिल वो सेव हो रहा है। तो ये अब तक हमने जो सर्च देखी है वो कुछ इस किस्म की थी। तो इस किस्म की सर्च जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मेमोरी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है और जितना आपका जो सैंपल स्पेस है वो बढ़ता चला जाता है, मेमोरी उतनी ज़्यादा यूटिलाइज होती चली जाती है। तो होता क्या है इस सर्च में कि it keeps of all the nodes that have been discovered, explored or which haven't been discovered। यानी कि आपके पास फ्रिंज, एक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लोर्ड सारी नोड्स का रिकॉर्ड हमारे पास मेमोरी के अंदर होता है। और फिर क्या करता है कि इन तमाम नोड्स के अंदर से जो भी बेस्ट सोल्यूशन उस एल्गोरिथम को मिलता है
जरूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट अप्रोच हो, लेकिन उस एल्गोरिथम के हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज उसको मिल जाती है वो फिर वो गोल की तरफ जाता है। बाकी ये कि हमने देखा था कि ए स्टार हो गया तो ये तो लाजमी तौर पे हमें बेस्ट सोल्यूशन ही देता है, लेकिन जैसे आपको याद हो कि जब हम ग्रीडी पढ़ रहे थे तो ग्रीडी में हमने कहा था कि ये सोल्यूशन तो आपको बड़ी जल्दी देता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल हो। सही है, तो ये सारी चीजें अब तक हमने देखी हैं। अब हम आ जाते हैं लोकल सर्च के ऊपर। लोकल सर्च क्या है, तो बेसिकली देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वेयर द पाथ इज इररेलेवेंट, व्हाट वी आर आफ्टर इज द गोल इटसेल्फ। यानी कि देखिए पहली चीज तो यहाँ पर जो आ रही है वो है ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन, तो मुझे कोई बताएगा ये ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद होती है? लफ्ज आपने पहले भी यकीनी तौर पर सुना होगा। यूज ऑफ सोर्सेस, कंप्लीट बेस्ट सोल्यूशन, टू मेक मोस्ट यूज ऑफ। इससे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन नहीं हो सकता। टू करेक्ट समथिंग। हाँ, अब एक्चुअली देखें आप, ये डिपेंड करता है कि आप ऑप्टिमाइजेशन किस डोमेन में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एआई पहले पढ़ चुके हैं, आपका सी ग्रेड आया था, अब आप दोबारा से उसको दोबारा पढ़ रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए ताकि आपका थोड़ा सा ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से ग्रेड आ जाए, तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं लेकिन अब आप दोबारा उसको सॉल्व कर रहे हैं कम टाइम में, कम मेमोरी में। सही है, यानी ग्रेजुअली चीज को इम्प्रूव करते चले जाते हैं, तो वो फिर ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में आता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकती हैं ऑप्टिमाइजेशन की। तो लोकल सर्च एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं? पहली चीज तो ये कि उनमें होती है ऑप्टिमाइजेशन। पहली चीज तो आप ये समझिए। दूसरी चीज ये होती है कि पाथ इररेलेवेंट होता है। यानी मैं आपको कराची की जुबान में समझाऊं अगर, तो मैं कहूं कि जनाब मेरे लिए मंजिल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मंजिल जाने के लिए रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे पास सर्चिंग की अप्रोच है। लेकिन मैं कहूँ कि मंजिल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं से भी जाऊं लेकिन जाना मुझे मंजिल पे है। ठीक है, तो ये जो मैं कहता हूं कि रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज जो है ना वो कहलाएगी लोकल सर्च। कहीं से भी चला जाऊं, मुझे पहुंचना अपनी मंजिल पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो लोकल सर्च टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लोकल सर्च टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लोकल बल्कि ये कम टाइम लेता है। अभी देखते हैं, बाद वक्त ही वैसे ज्यादा टाइम ले लेता है लेकिन स्पेस बहुत कम लेता है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड्स है, एनकोइंग प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, टाइम टेबल स्केजुलिंग है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने सुडोको खेला हो, ये खेला है किसी ने गेम? हाँ भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास मुख्तलिफ बॉक्सेस होते हैं।
और आप क्या कर रहे होते हैं कि एक एक बॉक्स को ओपन कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आप बॉक्स ओपन करते हैं तो हो सकता है कि आप गलत बॉक्स ओपन कर लें तो आप फिर आउट हो जाते हैं, और अगर सही बॉक्स ओपन कर लें तो फिर बॉक्सेस खुल जाते हैं। तो अब कोई सीक्वेंस खुलती है, तो अब जरूरी नहीं है ना कि आप पहले ये वाला बॉक्स खोलें या ये खोल लें या ये वाला खोल लें या ये वाला खोल लें, डजेंट मैटर। आप चाहें तो पहले ये खोल लें और उसके बाद ये खोल लें। यानी यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा बॉक्स खोल रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि आपने गोल तक जाना है। या मिसाल के तौर पे आप चेस खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप चेस खेलते हुए आप कोई भी चाल चल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये कि गोल ये है कि आपने ओपोनेंट को हराना है। या एन क्वीन प्रॉब्लम है, चले एन क्वीन प्रॉब्लम से समझाता हूँ। एन क्वीन प्रॉब्लम याद है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस करी थी। एन क्वीन प्रॉब्लम क्या होती है? एन क्वीन प्रॉब्लम ये होती है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 4x4 का ये बोर्ड है। कई दफा हम इस एन क्वीन प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। तो 4x4 के इस बोर्ड में मुझे 4 क्वींस इस तरह रखनी है कि कोई भी एक दूसरे से ना टकराती हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक क्वीन मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, एक क्वीन मैंने यहां रख दी। अच्छा, उसके बाद इन तीनों में से कहीं भी मैं क्वीन नहीं रख सकता, यहां रख सकता हूं। ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा रहे। अच्छा, फिर एक क्वीन में कहां रखूं कि वो इन दोनों से ना टकराए? वो मैंने यहां रख दी, ठीक है। अब 3 क्वींस तो मैंने रख दी, चौथी क्वीन में कहां रखूं कि वो इन दोनों से ना टकराए, इन तीनों से ना टकराए? हाँ भाई, ये है ये है एन क्वीन प्रॉब्लम। ये एन क्वीन प्रॉब्लम कहलाती है। अब आप देखें कि अब ये वाला जो बोर्ड है, इसके अंदर मैं चौथी क्वीन नहीं रख सकता। मैं कहीं भी रखूंगा तो किसी ना किसी क्वीन से टकरा रही होगी। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इससे टकरा जाएगी, यहाँ रखूंगा तो इससे टकरा जाएगी, इसी तरह यहाँ रखूंगा तो ये इसको हिट कर देगा। ये पूरी लाइन ये कवर कर रहा है, ये लाइन ये कवर कर रहा है, इधर ये पोर्शन इसने कवर कर लिया, ये पूरा इसने कवर कर लिया, इसने इसको पूरा पोर्शन कवर कर लिया और ये कवर कर लिया। तो लिहाजा अब यहाँ पर कोई भी स्लॉट ऐसी नहीं बची है जहां पर मैं चौथी क्वीन रख सकूं। सही है। तो ये जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये 3 क्वींस के लिए सेट है, 4 क्वीन के लिए नहीं है। तो आप बेसिकली, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये फॉर एग्जांपल मुझे ये सोल्यूशन, यही गोल है मेरा और यही निकालना था, तो जरूरी नहीं है कि मैं पहले इसको रखूं फिर इसको रखूं फिर इसको रखूं। ये भी हो सकता था कि पहले मैं इसको रखूं फिर इसको रखूं फिर इसको रखूं। ये भी हो सकता था कि पहले मैं इसको ले जाऊं फिर इसको ले जाऊं फिर इसको ले जाऊं। समझ में आ रही मेरी बात? तो लिहाजा नहीं, थर्ड रो के लास्ट में भी नहीं रख सकते ना। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इसको हिट कर देगा, क्योंकि क्वीन जो है ना वो हर एंड पे चलती है। बहरहाल समझाना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि जब हमारे पास इस किस्म का प्रॉब्लम हो जिसमें पाथ रेलिवेंट हो, तो वो लोकल सर्च कहलाता है। 4 के लास्ट में अगर आप रखते हैं तो फिर ये हिट कर देगा इसको और फिर ये भी हिट कर रहा होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा कि जो मैसेजेस किया करें ना चैट पे, वो आप पैनलिस्ट और अटेंडेंस दोनों को किया करें। पैनलिस्ट में करते हैं करेंगे तो सिर्फ मुझे नजर आएगा, ठीक है।
इसी तरह क्रॉसवर्ड्स हैं या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है कि भाई एक ट्रैवलर है, उसको सारे सिटीज विजिट करने हैं, ठीक है, और सबसे बेस्ट पाथ के थ्रू विजिट करने हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इधर चला जाए, फिर इधर चला जाए, फिर इधर चला जाए, या फिर इधर चला जाए, या पहले इधर चला जाए या इधर चला जाए। बात यह है कि वो चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि इसी प्रॉब्लम के अंदर यहां से शुरू कर दे, यहां से इधर चला जाए। यानी उसको, उसके लिए इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि जाना कहां से है, उसके लिए कंसर्न ये है कि जाना मतलब गोल क्या है, पहुंचना कहां पर है, ठीक है। तो ऐसी सर्च को हम लोकल सर्च कहते हैं। समझ में आ गई बात? टाइम टेबल स्केड्यूलिंग एक प्रॉब्लम है। टाइम टेबल स्केड्यूलिंग क्या है? मिसाल के तौर पे मुझे आपका यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर का स्केड्यूल जनरेट करना है। अब स्केड्यूल जनरेट करने का प्रॉब्लम बड़ा टिपिकल है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम है ये। इसलिए क्योंकि मुझे एक तो ये देखना होगा कि भाई किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, फिर किस रूम में कितनी कैपेसिटी है, फिर कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, सेक्शंस आ जाते हैं, टीचर की टाइमिंग आ जाती है, ठीक है। इस तरह के इश्यूज आते हैं शेड्यूल बनाते हुए। ऑटोमेटिक अगर मैं जनरेट करना चाहूँ, ये सेमेस्टर के शुरू में मैंने जाके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, रूम की इंफॉर्मेशन दे दी, टीचर की इंफॉर्मेशन दे दी, और फिर मैंने क्लिक कर दिया। उसमें फिर इशू ये आएगा कि एक स्टूडेंट के एक वक्त में दो क्लासेस में एक वक्त में दो जगह क्लासें नहीं हो सकती, फिर एक टीचर एक वक्त में दो जगह नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके अंदर जहन में रखने पड़ेंगे, फिर जाके वो शेड्यूल जनरेट होगा। लेकिन जो एंड शेड्यूल जनरेट होगा उसमें ये सारी चीजें जहन में रखते हुए हम करेंगे। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब टाइम टेबल स्केड्यूलिंग में जरूरी नहीं है कि पहले आप टीचर को कोर्स असाइन करें, आप पहले कोर्स को रूम असाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट को कोर्स असाइन कर सकते हैं, टीचर को पहले चाहे कोर्स असाइन कर लें आप, इट डजंट मैटर। जो एंड रिजल्ट है वो शेड्यूल जनरेट होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है लोकल सर्च में वो जनाब ये है कि पाथ इररेलेवेंट है। पाथ जो है ना वो इररेलेवेंट, ठीक है। असल चीज है गोल। अगर ये अप्रोच है हमारी, जैसे यहाँ 2 लाइनों में लिखी हुई है, तो वो लोकल सर्च एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? हाँ भाई, चले। तो जो अब तक हमने ट्रेडिशनल सर्च एजेंट्स देखे थे वो इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन यानी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, फिर यानी एक्सप्लोर उस वक्त तक करते चले गए जब तक कि हमें गोल ना मिल जाए। लेकिन जो लोकल सर्च होती है वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन यूज करती है, सेट ऑफ कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना होता कि पहले हम, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो जो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वो आप समझ लें इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन है। आप जब तक पहले स्टेप पे नहीं जाएंगे दूसरे पे नहीं जा सकते, दूसरे पे नहीं जाएंगे तो तीसरे पे नहीं जा सकते, तीसरे पे नहीं जाएंगे तो चौथे पे नहीं जा सकते। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन है। आप डायरेक्ट पहले से छठे पे जंप नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन जो लोकल सर्च होती है, लोकल सर्च क्या होती है कि इसको, इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप छठे पे जा रहे हैं कि पांचवे पे जा रहे हैं कि चौथे पे जा रहे हैं। इसने क्या किए होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाए होते हैं, कुछ रूल्स बनाए होते हैं कि भाई जब मिसाल के तौर पे जब मैं ऐसी जगह पर पहुंचूं जहां पर मजीद स्टेप्स ना हो तो वो मेरा गोल है।
या जहाँ पे जो है वो जमीन जो है वो फ्लैट हो गई है, वो मेरा गोल है। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टेंट्स हमने बना लिए विद रिस्पेक्ट टू एवरी टाइप ऑफ सोल्यूशन, एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो जब तक वो कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं होते उस वक्त तक हम सर्च करते रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोकल सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आप यूं समझ लें कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे आंख मचोली तो खेला होगा आप सब लोगों ने। नहीं, आप लोगों ने कहाँ खेला होगा, आप लोग तो इस जमाने के लोग हो। अब मिसाल के तौर पे 3-4 भाई बहन हैं, 3-4 दोस्त हैं, तो अब आग मचोली खेल रहे हैं तो क्या है कि भाई एक ने आंख को पट्टी बांध ली, अब वो उसको करना ही है कि ढूंढना है बाकी सबको। तो अब इट डजंट मैटर कि वो पहले कौन से दोस्त को ढूंढ रहा है, वो किसी भी सीक्वेंस में ढूंढ सकता है, लेकिन सोल्यूशन ये है कि जो गोल है वो ये है कि सबको ढूंढ लिया। ठीक है, तो हाँ, तो ये कहलाएगा लोकल सर्च। सही है। अब ये जो लोकल सर्च है, ये टर्म हम यूज क्यों कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होता है, ये असल में हमें समझना है। तो जब भी इस किस्म का सिनेरियो आएगा तो हम लोकल सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे। सर, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करना होगा क्या? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देखें ये बात बिल्कुल सही है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन जो लोकल सर्च होती है उसमें होता क्या है, ये अभी हम जब थोड़ा एग्जांपल भी देखेंगे ना, अभी लोकल सर्च हमने कोई देखी नहीं है, तो बात उससे हमारी और क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या है ये। तो लोकल सर्च में जो टर्म यूज होती हैं वो क्या है कि हम कोई रैंडम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस में से, और उसको कहते हैं करंट स्टेट। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम कि उस करंट स्टेट को इंप्रूव करते रहते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे आपको एक पहाड़ी पे चढ़ना है, अब ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आगे भी यूज हो रही है। मिसाल के तौर पे ये पहाड़ी है, इस पे मुझे चढ़ना है। ठीक है, गोल क्या है जी, यहाँ ऊपर पहुंचना है। अच्छा, आप कहां पर है? आप यहां पर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपकी कहलाएगी करंट स्टेट। आप क्या करेंगे कि इस वक्त आप यहां मौजूद हैं, यहां से आप इधर जाएंगे। हाँ, मिसाल के तौर पे आप इधर पहुंच गए। अब इसको आप इससे कंपेयर कर रहे हैं पिछले वाले से। इस स्टेट को आपने इस स्टेट पर पहुंचने के बाद आपने इसको कंपेयर कर लिया पिछली स्टेट से कि भाई ये जो नेक्स्ट स्टेट है ये मेरी पिछली स्टेट से बेहतर है। आपको आंसर मिल गया यस, तो आपने फिर इसको करंट स्टेट बना लिया। अच्छा, फिर आप आ गए यहां पर, यहां पर आने के बाद अब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे। ठीक है, जब आप यहां पहुंच गए, यहां पे पहुंचने के बाद इसको आप कंपेयर करेंगे। वो क्या मसला है, इसको आप कंपेयर करेंगे जनाब प्रीवियस प्रॉब्लम से। इस तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे कि आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर एक को पिछली से कंपेयर करते रहेंगे और करंट स्टेट चेंज होती रहेगी। करंट स्टेट चेंज की सेंस में हो रही है कि वो पिछली स्टेट से बेहतर है। अच्छा, जब यहां पहुंच जाएंगे आप, ये आपकी करंट स्टेट हो जाएगी। अच्छा, अब इधर से अगर मैं इधर आता हूं तो ये अपनी स्टेट इस स्टेट से बेहतर नहीं क्योंकि नीचे जा रहा है।
तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको करंट रखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, ये भी इससे नीचे है यानी कम है। तो आप नीचे जब उतर रहे हैं ना आप, तो ये स्टेट इससे छोटी है, कम है, तो लिहाजा इस पे आप जाएंगे ही नहीं और ये आपका सर्च स्पेस खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लोकल सर्च में कांस्टेंट मतलब गोल। सर ये तो इंक्रीमेंटल होगा, बल्कि लोकल नहीं होता, आपने बताया इंक्रीमेंटल नहीं है ये इंक्रीमेंटल इस सेंस में नहीं है कि जरूरी तो नहीं है ना कि आप इस तरह की किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो। पहाड़ी तो ऐसे भी हो सकती है ना। तो आपको फिर पहुंचना कहां पर है? यहां पहुंचना है। अच्छा, तू क्या कह रहे हैं? लोकल सर्च मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट से मुराद क्या है? कांस्टेंट रूल्स को कहते हैं। कांस्टेंट से मुराद है कि गोल पहुंचने का क्राइटेरिया क्या है, वो कौन सी बातें हैं जो वो ट्रू होंगी तो उसका मतलब होगा कि हम गोल पर पहुंचे। जब इनिशियली गोल पर पहुंचेंगे तो वो हमारी करंट स्टेट होगी, फिर गोल चेंज हो जाएगा। नहीं, गोल चेंज नहीं होगा, गोल पहले से हमें पता होता है, गोल डिफाइंड होता है कि भाई ये गोल है, उस गोल तक पहुंचना है, गोल चेंज नहीं होता है। तो हम करंट स्टेट से चलते रहते हैं और गोल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको एक सिंपल चीज समझाई है, करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से क्या मुराद है, कोई एल्गोरिथम डिस्कस नहीं किया है। एक मिनट ठहरिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, तो जी गोल गोल प्री डिफाइंड होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम है। अभी मैंने आपसे कोई सर्चिंग एल्गोरिथम डिस्कस ही नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि करंट स्टेट क्या होती है। नॉर्मली जितने भी लोकल सर्च एल्गोरिथम होते हैं, हर एल्गोरिथम की ना अपनी अप्रोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है, अपना तरीक़ाकार होता है। सर ये एग्जांपल इंक्रीमेंटल पे सूट कर रही है। कौन सी ऊपर? हाँ चलें, इसको तो आप कह लें ये इंक्रीमेंटल को सूट कर रही है, लेकिन क्या ये इंक्रीमेंटल है? क्या आप यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले, फिर ये इंक्रीमेंटल है? ये तो इंक्रीमेंटल नहीं है ना। तो आप कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये कहलाती है करंट स्टेट, और फिर करंट स्टेट को हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते रहते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंटल का जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो उसमें एक चीज और भी ध्यान में रखें कि इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि इंक्रीमेंटल में जब हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, उनमें से कौन सा चूज किया है हमने। मिसाल के तौर पे ये तो मैं आपको एक 2D डायग्राम दिखा रहा हूं। अगर मैं इस पर्सन के हिसाब से देखूं तो इसको तो आने जाने के 2-3 रास्ते नजर आ रहे होंगे ना। मिसाल के तौर पे ये पहाड़ी है, अब ये ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ने के लिए वो इस तरफ से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, उसके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। तो जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो इनमें से बेस्ट सूटेबल दिख रहा है ना वो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा हो,
ये थोड़ा, ये भी यहाँ से भी चट्टान हो तो वो बीच में से निकल के जा रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और उनके हिसाब से हम देखते हैं। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि जो लोकल सर्च होती है ना, उसमें कॉन्सेप्ट होता है करंट स्टेट का, और फिर हम क्या करते हैं कि उसको इंप्रूव करते रहते हैं इंक्रीमेंटली। किसको? करंट स्टेट। वैसे तो जब आप इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो हर चीज इंक्रीमेंट होती है ना यार। मतलब आप एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट पे जाएंगे तो पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पे इंक्रीमेंट हुआ है, जाहिर है आप पहले से आगे बढ़ गए। समझ में आ रही बात? उस सेंस में बात करेंगे तो फिर तो हर चीज ही इंक्रीमेंट है। यहाँ पे जो हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि भाई ये जो है आपके पास बल्कि इसी स्लाइड के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था कि जो ट्रेडिशनल सर्च एजेंट्स होते हैं वो इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन करते हैं। इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन से ये है कि एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कहलाती है इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन। लोकल सर्च भी जाहिर है इंक्रीमेंटल अप्रोच ही यूज करता है ना आगे बढ़ने के लिए, तो जाता तो वही है, लेकिन उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होता कि मैं पाथ कौन सा ले रहा हूं। जबकि जो ट्रेडिशनल सर्च एजेंट होता है उनमें पाथ का भी कंसर्न होता है, वो पाथ को भी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से देखेंगे तो बात हमें और समझ में आ जाएगी कि ये वाली जो लाइन है ना, इसको जरा गौर से देखें आप, अब आपको लोकल सर्च समझ में आ जाएगा जो कंफ्यूजन हो रही है। वो ये देखें आपकी लोकल सर्च, आप समझें कि एक ऐसा एजेंट है, लोकल सर्च एजेंट है, जिसको एक पहाड़ी पे चढ़ना है। अब मसला ये कि वहां पे ना बहुत सारी फॉग है, यानी कि धुंध छाई हुई है। और एक और मसला ये है कि एजेंट को ना एमनीशिया है। एमनीशिया से क्या मुराद है भाई? एमनीशिया से क्या मुराद है? अब मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा, अब समझ में आ जाएगा आपको। यकीनी थ्रेट, हाँ यकीनी, देखें आप, मैं समझाता हूँ आपकी समझ में आएगा। देखें आपने यकीनी तौर पे एक मूवी देखी होगी गजनी, ठीक है, और आपको एक लफ्ज याद होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आप सबको याद आ जाएगा। हाँ आप सबको याद आएगा। और जो अंग्रेज बच्चे हैं जो इंडियन नहीं देखते, उन्होंने फिल्म देखी होगी 51st डेट, 51st पता नहीं कौन सी 51st डेट, इस तरह कुछ फिल्म का नाम है। चलें, तो एमनीशिया क्या होता है? वही तो एक बीमारी है, उसमें जो नहीं, जरूरी नहीं है कि 15 मिनट के लिए, अच्छा वो फिल्म में 15 मिनट के लिए रहती है उसकी, लेकिन जरूरी नहीं है एमनीशिया में 15 मिनट हो। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजेंट है ना, वो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं कहां से आया हूं। सर मैं सिर्फ शाहरुख खान की मूवीज देखता हूँ, ये बड़ा मसला है भाई। चलें, तो मैं ये कह रहा था आपसे भाई, इस मसले का मेरे पास अब कोई हल नहीं है। तो अब बेसिकली अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आप एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। अच्छा, पहाड़ी पे जब आप चढ़ रहे हैं ना, तो ये वो चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर धुंध छाई हुई है।
धुंध छाई हुई होने से क्या मुराद है? यानी जब अगर क्लियर मौसम होगा तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि भाई रास्ते में ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, समझ लें आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब आप क्या कर रहे हैं कि कदम बढ़ा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आप ऊपर चढ़े हैं कि नीचे गए, ठीक है। अगर आप ऊपर गए तो आप रुक जाते हैं, और अगर आपका कदम नीचे की तरफ जा रहा है तो आप कहते हैं नहीं मैं तो नीचे जा रहा हूं। नीचे नहीं जाएंगे आप जाएंगे ऊपर। अच्छा, जब आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप भूल जाते हैं कि पिछली स्टेट में आप ऊपर थे कि नीचे थे। ये कहलाती है लोकल सर्च। इसमें फायदा क्या होता है कि ये मेमोरी बहुत कम यूज करती है। यानी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ ये पड़ा हुआ होता है कि करंट स्टेट कौन सी है, पिछली स्टेट आप भूल जाते हैं। तो पिछली जो अप्रोचेस थी सर्चिंग की, उसमें क्या था कि आप पूरा रिकॉर्ड रखते थे एक्सप्लोर्ड का, अनएक्सप्लोर्ड का, ये एक्सप्लोर्ड हो गए हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड हैं, और फिर अगर एक्सप्लोर करते करते आप गोल पे नहीं पहुंचते तो अनएक्सप्लोर्ड को फिर एक्सप्लोर कर, मतलब उस वक्त तक आप नोड्स एक्सप्लोर करते रहते हैं जब तक के गोल पे ना पहुंच जाए। लेकिन यहां पर आप कर दिए रहे हैं कि करंट स्टेट जो है ना उसको ही आप मेमोरी में रख रहे हैं और फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब बेसिकली ये जो लोकल सर्च एल्गोरिथम होते हैं ये रीजनेबल सोल्यूशन आपको ढूंढ के दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल हो। और इनको हम यूज कहाँ करते हैं? हर जगह यूज नहीं करना है इनको। अब मिसाल के तौर पे एक रोड है और वो सीधा जा रहा है, आपने सीधा ही जाना है, तो अब यहाँ पे लोकल सर्च यूज करने का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे हमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज करनी है और किस जगह पर हमें लोकल सर्च यूज करनी है। ये जो लोकल सर्च यूज होती है ये एक्सपोनेंशियली लार्ज स्पेसेस में यूज की जाती है। बहुत बड़ी स्पेस है जहां पर सॉल्यूशन ढूंढने में वैसे ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज्यादातर इसको हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप उस सॉल्यूशन से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोकल सर्च वहां यूज होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। अब छिछोरे लोग जो है ना ये गजनी में घूमते रहेंगे अब। भाई बिल्कुल यही तो बात मैं कह रहा हूं कि नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल। यही बात तो हो रही है कि ऑप्टिमल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल, अच्छा सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल हो। सही है। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी है, बेस्ट सोल्यूशन भी मिल सकता है और वर्स्ट सोल्यूशन भी मिल सकता है, लेकिन सोल्यूशन देखें सोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बेस्ट और वर्स्ट में नहीं जा रहे, यहाँ पे जो फोकस है हमारा वो ये है कि हमारी मेमोरी कम यूटिलाइज हो। लोकल सर्च में फोकस है कि मेमोरी कम यूटिलाइज हो। मिसाल के तौर पे ये एन क्वीन प्रॉब्लम है। अब देखें एन क्वीन प्रॉब्लम जितना मैंने आपको समझाया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक समझ लें आप इनिशियल स्टेट है, ये गोल नहीं है, ठीक है। गोल ये हो भी नहीं सकता अगर ये गोल होगा, क्योंकि ये क्वींस आपस में टकरा रही हैं।
ठीक है, अब ये इनिशियल स्टेट से आप इस स्टेट पर आ गए। अब इस स्टेट में आने के लिए आपने किया क्या है? इस स्टेट में आने के लिए आपने सिंपली ये किया है कि ये वाली जो क्वीन थी इसको आप नीचे ले आए। अब ये नेक्स्ट स्टेट आ गई। पहले ये करंट स्टेट थी, आपने क्या किया कि इसको नीचे लेकर आए। अब आपने इसको पिछले से कंपेयर किया, क्या ये इससे बेहतर है? तो आप कहेंगे हाँ जी बेहतर है। तो आपने करंट स्टेट ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। एजेंट में एक्चुएटर और सेंसर्स है तो फिर एमनीशिया, तो भाई एमनीशिया उसके दिमाग में नहीं है। मैंने समझाने के लिए, एमनीशिया कोई टर्म यूज मत कर लीजिएगा कि लोकल सर्च में एमनीशिया होता है। लोकल सर्च में एमनीशियन से मुराद ये है कि वो ये भूल जाता है जानबूझकर के पिछली स्टेट क्या थी, ताकि मेमोरी कम यूटिलाइज करे। सही है? अगर रबीत साहब मेरी बात समझ में आई आपके, एमनीशिया से यहाँ क्या मुराद है? ये सिर्फ समझाने के लिए आपको टर्म यूज करिए एमनीशिया। आप ये मत लिख दीजिएगा कहीं पे कि सर इसरार ने कहा था कि लोकल सर्च में ना एजेंट को एमनीशिया होता है। मतलब मुझे जो है ना वो नोबेल प्राइज मिल जाएगा कि मैंने ऐसा एजेंट बना दिया जिसको एमनीशिया हो गया। ये भी बहुत बड़े तोप का काम हो जाएगा कि आप ऐसे रोबोट बनाना शुरू कर दें जो भूलना शुरू हो जाए। क्योंकि भूलने के लिए कुछ पहले उनको याद कराना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर लाना पड़ेगा। भूलना भी बहुत मुश्किल चीज है। तो एमनीशिया से मुराद यहाँ पर ये है कि हम जब नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं तो पिछली स्टेट को भूल जाते हैं बस। क्यों भूल जाते हैं? ताकि उसको भूलने से मुराद ये है, भाई कंप्यूटर भूलता कब है? कंप्यूटर भूलता है क्या? कंप्यूटर को भूलने का प्रॉब्लम नहीं है। बात ये कि कौन सी चीज मेमोरी में है, कौन सी चीज मेमोरी में नहीं है। तो हमने पिछली स्टेट को मेमोरी से निकाल दिया ताकि मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज ना हो। इस चीज को हम कह रहे हैं कि वो भूल गया। तो बहुत सारे टर्म्स हम जब अपने लिए यूज कर रहे होते हैं तो जाहिर है कंप्यूटर के लिए तो वो नहीं कर सकते ना। सही है? मैं कहता हूं कि कंप्यूटर सो गया, कंप्यूटर सोता है क्या? अक्सर हम ये लफ्ज यूज करते हैं हैंग हो रहा है, हम कह रहे हैं नहीं सो गया है यार। ये तो सो थोड़ी रहा होता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सो जाए। ठीक है, तो एमनीशिया से मुराद यहाँ पर ये है, हाँ वो स्लीप मोड में चला गया तो सोया थोड़ी है वो। जैसे ह्यूमन सोता है ऐसे कंप्यूटर थोड़ी सो सकता है। हाइबरनेट की टर्म आप यूज करें या कोई भी टर्म आप यूज करें तो बेसिकली ये टर्म्स हम यूज करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए जब आप यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। ह्यूमन के लिए जाहिर है वो डिफरेंट है। तो बहरहाल ये मैं समझा रहा था आपको कि एमनीशिया से ये मुराद है कि भाई पिछली स्टेट हम भूल जाते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि मेमोरी में वो स्टोर नहीं है। अच्छा, ये करंट स्टेट यहाँ चेंज हो रही है। फिर आपके पास देखें, अगर आप इस अप्रोच को देखें तो यहाँ पे क्या किया हमने? यहाँ पे हमने किया कि ये वाली जो हमारी क्वीन थी इसको हमने मूव करके यहाँ रख दिया। अब ये वाली जो स्टेट है इसको हमने कंपेयर किया इससे, तो ये इससे भी बेहतर है। तो करंट स्टेट अब यहाँ पहुंच गई। करंट ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप इससे बोलें कि पीछे वापस जाओ तो ये पीछे वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इसको नहीं पता कि किस रूट से होता हुआ यहां तक पहुंचा है। तो उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा ये है कि आपकी मेमोरी कम यूटिलाइज होगी। सर प्लीज बता दें प्रॉब्लम हो रही है एन क्वीन। क्या बता दूं भाई?
ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट बेहतर है? यार मैं यहाँ से निकल के ना ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि दिमाग भी बाहर निकल के आ जाएगा और सारे दांत भी बाहर निकल के आ जाएंगे। मतलब क्या क्या चाहते क्या हो तुम लोग हैं? ओ भाई, एन क्वीन प्रॉब्लम नहीं पता तुम्हें क्या चीज है? अभी तक तमाम क्लासों में क्या अंडे दिए हैं? एन क्वीन प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बोर्ड के ऊपर क्वींस रखनी है और इस तरह रखनी है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे से टकरा ना रही हो। ये जो क्वीन होती है, ये क्वीन जो है ना वो हर डायरेक्शन में चल सकती है। ये इधर भी चल सकती है, इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जिसमें कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को हिट ना कर रही हो। सही है? तो अभी इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हर क्वीन को कोई ना कोई हिट कर रहा है। इसको ये हिट कर रही है, इसको ये हिट कर रही है, इसको ये हिट कर रही है, इसको ये हिट कर रही है। तो इसका स्कोर सपोज मैं कह देता हूं 4 है, क्योंकि इसमें 4 क्वींस हिट हो रही हैं। अगर मैं इसमें आता हूं तो इसमें ये वाली जो क्वीन है ना, इसको कोई भी क्वीन हिट नहीं कर रही। ये वाली भी हिट हो रही है, ये वाली भी हिट हो रही है, ये वाली भी हिट हो रही है। तो इसका स्कोर मैं 3 कर दूंगा। तो जाहिर है 3 4 से बेहतर है। अब इधर आते हैं तो यहां पर ये वाली क्वीन किसी से भी हिट नहीं हो रही है, इससे हिट हो रही है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से हिट हो रही हैं। ये किसी से हिट नहीं हो रही और ये भी किसी से हिट नहीं हो रही। तो इसका स्कोर 2 है, यानी इसमें 2 क्वीन हिट हो रही हैं, इसमें 3 हिट हो रही हैं, इसमें 4 हिट हो रही हैं। तो ये इससे बेहतर है, तो हम इस पे चले गए। अब यहां से हम किसी ऐसे सोल्यूशन में जाएंगे जहां पर सिर्फ एक क्वीन हिट हो रही हो। तुम लोग ना डूब के मर जाओ। काम करो, अपने हाथ में ना पानी लो और चुल्लू बनाओ। चुल्लू पता है ना, चुल्लू किसे कहते हैं? चुल्लू भर पानी। हाँ, उसमें डूब के मर जाओ। या फिर ये करो कि वो देग होती है ना, हलीम वाली देग, उसमें तेजाब डालो, उसको अच्छी तरह खौलाओ और उसमें छलांग लगा दो। और फायदा नहीं है बेटा ये सब कुछ पढ़ने का। सर वी डोंट नो चुल्लू। मर जाओ, खुदकुशी कर लो। मतलब क्लास पहले अटेंड की नहीं है और फिर आ जाए तो इस तरह के सवाल करते हो जिससे अंदाजा होता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है। शादी करके मरो बेटा, शादी करके तो वैसे ही मर जाना है। शादी से पहले करो ना, शादी करके तो वैसे ही बंदा मर जाता है। चलें तो अब बेसिकली यहां पर ये है एग्जांपल एन क्वीन प्रॉब्लम की विद रिस्पेक्ट टू लोकल सर्च। सही है? अच्छा, ओ भाई नाम मत ले यार, आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट स्पेस लैंडस्केप। देखिए, हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां समझ लें। वो क्या है? ये वैसे तो एक ग्राफ है, ठीक है? आप इसको एक पहाड़ी समझ लें, ठीक है? अब आप अगर यहां मौजूद हैं
ये आपकी करंट स्टेट है। और सपोज आप की थिंकिंग ये है कि ऊपर जाना है, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम, ये समझना जरूरी है। लोकल मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि जो सोल्यूशन है ना वो तो होगा ग्लोबल मैक्सिमम, इसको मैं कहूंगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। अच्छा, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सोल्यूशन का क्राइटेरिया है वो क्या है? सोल्यूशन का क्राइटेरिया ये है कि भाई सोल्यूशन वो पॉइंट है, वो स्टेट है जहां पर आगे जाने से, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, नेक्स्ट स्टेट पिछली स्टेट से बड़ी ना हो, या तो बराबर हो या छोटी हो, तो वो फिर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा या गोल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यानी गोल एक ऐसी स्टेट है जिससे अगली स्टेट उससे छोटी है या उससे बराबर है, तो उसको हम कहेंगे गोल। तो अगर गोल की हमारी ये डेफिनेशन है तो गोल फिर ये भी है, गोल फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसमें जहन में रखिएगा कि ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा। ये वाला सोल्यूशन, क्योंकि ये भी सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि इससे आगे की जो स्टेट है वो इससे कम है, ये लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। ये जो फ्लैट एरिया है ये भी सोल्यूशन है, लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी आप लोकल मैक्सिमम कह लें, शोल्डर कह लें इसे। तो ये जो ग्राफ है एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, तो जो हमारा गोल होना चाहिए यानी जो हम चाहते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ये मिले। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब बेसिकली हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में कोई मसला तो नहीं है? तो हम आगे बढ़ते हैं और पहला लोकल सर्च एल्गोरिथम अब हम देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने कोई एल्गोरिथम देखा ही नहीं था, अब पहला देखने जा रहे हैं। तो वो है जनाब हिल क्लाइंबिंग सर्च। हिल क्लाइंबिंग सर्च क्या होती है? हिल क्लाइंबिंग सर्च होती है, मिसाल के तौर पे आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, धुंध छाई हुई है और आपको एमनीशिया है। ये हिल क्लाइंबिंग की एग्जांपल है। अगर आप इस कोड को, एल्गोरिथम को, सूडो कोड को समझें तो यहाँ पे देखें क्या है कि आपके पास ये फंक्शन है हिल क्लाइंबिंग का, प्रॉब्लम आ गई। अब ये आपको एक ऐसी स्टेट रिटर्न करेगा जो कम से कम एक लोकल मैक्सिमम होगी। ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की खास बात ये है कि ये कम से कम आपको लोकल मैक्सिमम देता है। आपको ये ग्लोबल मैक्सिमम भी दे सकता है अगर लोकल मैक्सिमम हो ही ना। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह का है तो इसमें लोकल मैक्सिमम है ही नहीं, इसमें ग्लोबल मैक्सिमम ही है। तो इसमें आपको ये स्टेट ये रिटर्न करेगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस तरीके का है
तो उसमें आपको ये वाली स्टेट रिटर्न करेगा। समझ में आ रही बात? भाई मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, कुछ आपको इनपुट मिल रहे हैं, लोकल वेरिएबल है, एक करंट है और एक है नेबर। करंट भी एक नोड है और नेबर भी एक नोड है। आप क्या करते हैं कि जो भी इनिशियल स्टेट है, मिसाल के तौर पे ये इनिशियल स्टेट है, तो इसको आपने करंट नोड बना दिया। अब आप एक लूप चला रहे हैं, उसमें आपने इसका नेबर उठाया। नेबर क्या है? हाईएस्ट वैल्यूड सक्सेसर ऑफ करंट। यानी अगर जैसे करंट ये है तो अब इसके दो नेबर हैं, एक नेबर ये है, एक नेबर ये है। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर कौन है? वो ये है जनाब। तो इसको उठाकर ये आपका नेबर आ गया। अब आप इसकी वैल्यू को करंट से कंपेयर करें। अगर नेबर की वैल्यू करंट की वैल्यू से छोटी है तो करंट को ही रिटर्न करना है। अगर नेबर की वैल्यू करंट से छोटी नहीं है, बड़ी है, तो फिर नेबर को करंट में डालकर ये रिटर्न हो जाएगा जनाब। यानी ये लूप फिर करंट में जाकर अब ये चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आप ऐसी जगह पर ना पहुंच जाएं जो कि आपके गोल के बराबर हो। बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है ये, जैसे कि लीनियर सर्च होती है। हाँ, इक्वल भी हो सकती है। इक्वल पे भी ये गोल रिटर्न कर देता है। मैंने समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। अगर थोड़ी देर पहले आप जिंदा थे तो उसमें हमने एक डायग्राम देखी थी, ये वाली, जिसमें हमने कहा था कि ये भी गोल है और ये भी गोल है। अब इसमें क्या है कि ये अगर आपके पास करंट है तो अगला इसके बराबर है, तो ये यहां पर भी रुक जाएगा। ये जो फंक्शन है आपका हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम है, ये यहां भी जाके रुक जाएगा। सही है? असल में आप जो कुछ भी क्वेश्चन करें, अगर मैं आपकी बेइज्जती कर दूं तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करते रहें, बेइज्जती करनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोगों की बेइज्जती होती है ना तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों की बेइज्जती करता हूँ। तो अगर मैंने बेइज्जती करी भी है तो टेंशन नहीं रहना चाहिए। देखें, इज्जत बेइज्जती जो है ना, हाँ असल बात ये, इज्जत बेइज्जती कुछ टेंशन, ये सब सिंपल स्टेट्स हैं। बंदे को ना डीट होना चाहिए, इज्जत आने जाने वाली चीज है। हाँ सही है। तो बेइज्जती करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा जो है वो गुस्सा है और आप जो है ना वो थोड़ा दिमाग आपका चलना शुरू हो, क्योंकि जंग लग गया दिमाग में। अच्छा, अब बेसिकली ये जो हिल क्लाइंबिंग सर्च है, इसको हम एन क्वीन के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हिल क्लाइंबिंग इसका नाम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हिल क्लाइंबिंग के लिए यूज हो। इसको आप हर तरह के सर्चिंग प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। इसकी अप्रोच हिल क्लाइंबिंग है, यानी ये कॉन्सेप्ट हिल क्लाइंबिंग का यूज करता है। तो नंबर ऑफ अटैकिंग क्वीन का प्रॉब्लम अगर हम हिल क्लाइंबिंग से सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर इस बोर्ड के अंदर ये 8x8 का बोर्ड है। अब इस 8x8 बोर्ड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इसको कह देता हूं पन्ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो इसमें कौन सी क्वीन ऐसी है जो हिट हो रही है अभी भी?
देखें 0 0 वाली भी हो रही है, 2 2 वाली भी हो रही है, इसी तरह 0 6 वाली भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 6 5 वाली भी हो रही है और 4 3 वाली भी हो रही है। यानी इसमें अच्छी खासी क्वीन ऐसी हैं जो कि हिट हो रही हैं। 4 3 वाली हिट नहीं हो रही है किसी से। अगर 4 हम यहां से लें और 3 यहां से लें तो किसी से नहीं होती। इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये इससे हो रही है ना, सही है, 6 5 से हो रही है। तो मतलब अब इसका, ये इसकी स्टेट है, एक गोल नहीं है ये। इससे अगली स्टेट ये होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ कॉइन हिट हो रही हैं उनमें से कोई कम हो जाए, तो वो इससे बेहतर स्टेट होगी। अच्छा, इससे अगली स्टेट अगर कोई ऐसी आ रही है जिसमें इससे ज्यादा कॉइन हिट हो रही हैं, तो वो फिर क्या हो गया कि आप इसका मतलब डाउनवर्ड आना शुरू हो गए। तो अपवर्ड का मतलब है कि बेहतर, और डाउनवर्ड का मतलब है कि उससे ज्यादा और आप नीचे जा रहे हैं। तो ये अप्रोच है असल में। अब देखें नेक्स्ट स्टेट यहां पर, अब आप देखेंगे कि कुछ सिचुएशन बेहतर हो गई है विद रिस्पेक्ट टू सम क्वींस। फिर उससे अगली स्टेट है। यानी जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे कि ये इससे बेहतर है। अगर बेहतर है तो इस पे चले जाएंगे, नहीं है तो इसी पे वापस रहेंगे, फिर आगे जाएंगे ही नहीं, इस पे वापस आ जाएंगे आप। तो ये कहलाता है जनाब हिल क्लाइंबिंग अप्रोच। इसको आप ग्रीडी लोकल सर्च भी कहते हैं। क्योंकि इन जनरल ये थोड़ा सा फास्ट काम करती है, गोल की तरफ इसका फोकस होता है। जैसे कि गिरिडी में भी आपको याद होगा कि हम गोल की तरफ भागते हैं, सही है। 10:30 खत्म कर दिएगा, इंसान बन जाओ। पिछले हफ्ते भी क्लास नहीं हुई, ना मंडे क्लास हुई थी ना वेडनेसडे क्लास हुई थी। पिछला पूरा हफ्ता चिल मारा है तुम लोगों ने। 10:30 खत्म कर दिएगा, ये सही है भाई। 8:30 बजे कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद इधर उधर निकल जाओ, खाना वाना खा लो, टीवी देख लो, मूवी देख लो, और फिर 10 बजे आके स्टार्ट हो जाओ। सर 10:30 बजे खत्म कर दिएगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। चलें, ली तो थी सर क्लास मैंने। अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी जान, मजाक कर रहा हूँ भाई तुम। अच्छा पूरी क्लास की है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सही है, पूरी क्लास की है, सही है। यहाँ पे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं सर नाराज हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे मेरे, ग्रेड मेरा कम आ जाएगा। देखो अभी मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को, क्या इज्जत आने जाने वाली चीज है। बंदे को क्या होना चाहिए, डीट होना चाहिए। इसी तरह ये जो ग्रेड है ना, ये बेकार चीज है, बेकार चीज है। गोल पे फोकस होना चाहिए। गोल क्या है ये अब डिपेंड करता है। गोल गोल पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। गोल ग्रेड लेना नहीं होना चाहिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। गोल ग्रेड लेना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका गोल ही ग्रेड लेना बन गया है। अब ग्रेड तो आ जाता है लेकिन आपको कुछ नहीं आता, सही है। तो सीजीपीए आपकी 3.5 हो या 3.8 हो, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आपसे सवालात होंगे और आपको कुछ नहीं आता, तो बेकार है 3.8।
समझ में आ रही मेरी बात? सही है। तो आपको कुछ आता है तो आपके लिए 2.5 भी काफी है, अगर आता है तो। सही है। तो ग्रेड की टेंशन मत लिया करें। असल चीज ये है कि आपने जो कोर्स पढ़ा, तो कोर्स पढ़ने के बाद आप पिछली जो स्टेट में थे, मिसाल के तौर पे आप 6 सेमेस्टर में हैं। असल चीज क्या है, आप 6 सेमेस्टर में हैं, ये आपकी करंट स्टेट है। ये आपका 7th आ गया, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। अब यहां 7 जो है ना, ये 6 से बेहतर है या बराबर है? असल चीज ये है, अगर बेहतर हो रहा है तो बात है ना। बात ये कि 6 में भी जो आता था 7th में भी वही आता है, टाइम पास हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये जो 6 है ना, ये सिर्फ 6 नहीं है, ये 6 एक्चुअली, ये 6 जो है ना वो एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर ही है। क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड में भी कुछ नहीं किया, सेकंड के बाद थर्ड में कुछ नहीं किया, थर्ड के बाद फोर्थ में कुछ नहीं किया, फोर्थ के बाद फिफ्थ में कुछ नहीं किया, तो है वहीं पर मौजूद जहां से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। सिर्फ 2-4 टर्म्स पता चल गई हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है, बाकी टाइम जाया किया है। तो कोई फायदा नहीं है फिर ऐसी डिग्री का और ऐसे ग्रेड का। समझ में आ रही मेरी बात? और ये बात मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि अगर आप सीखेंगे तो आपका ग्रेड भी अच्छा आ जाएगा। तो फोकस ग्रेड नहीं होना चाहिए। जब आप ग्रेड के पीछे भागेंगे तो ग्रेड नहीं मिलेगा आपको। आप सीखने के पीछे भागेंगे तो आप सीख भी जाएंगे और ग्रेड भी मिल जाएगा। हाँ, बट डिग्री मिलनी चाहिए, बाकी कुछ धक्का स्टार्ट हो जाएगा। सही है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ग्रीडी लोकल सर्च के ऊपर। तो भाई ये कंप्लीट है? नहीं जी, ये कंप्लीट नहीं है। ऑप्टिमल है? नहीं जी, ऑप्टिमल भी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि ये जो हमारे पास ग्रीडी लोकल सर्च है, ये ऑप्टिमल भी नहीं होती और कंप्लीट भी नहीं है। कौन सी? हिल क्लाइंबिंग सर्च, या जिसको कहते हैं ग्रीडी लोकल सर्च। नहीं, फिर नहीं होगी। यानी इसमें देखें, 3 जगहों पे आप स्टक होते हैं। पहली जगह कौन सी है? इसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। मिनिमा और मैक्सिमा क्या है कि गोल पे डिपेंड करता है। बाज़ वक़्त मिनिमा गोल होता है, बाज़ वक़्त मैक्सिमा गोल होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास इस तरह की सोल्यूशन है, तो एक्चुअली ये ऑप्टिमल गोल है, लेकिन हिल क्लाइंबिंग जो है ना वो यहां जाके स्टक हो जाएगा। रिजिस क्या होते हैं? रिजिस ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आप चले और ये सीधा ये जा रहा है, तो ये यहां पे जाके स्टक हो जाएगा। हालांकि इसको यहां जाके स्टक होना था। ये सोल्यूशन है, लेकिन ये यहां जाके स्टिक हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। ये रिजिस की एग्जांपल है। अच्छा, प्लेटियस क्या है कि मिसाल के तौर पे इसको आप समझ लें कि ये थोड़ा आपको 3D डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्लेन है, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्या कि आप अगर इस डायरेक्शन से जा रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस
यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये समझ लें 4 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 6 है। तो जो सोल्यूशन है वो ये होना चाहिए, लेकिन ये हिल क्लाइंबिंग जो है ना वो यहाँ पर पहुंच के रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको बेसिकली अगली स्टेट बराबर नजर आएगी तो यहाँ रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, तो ये प्रॉब्लम है, आप समझ लें ये डिसएडवांटेजेस हैं हिल क्लाइंबिंग के। इसीलिए हम हिल क्लाइंबिंग के आगे कुछ और भी आगे और एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो एक जैसे इसमें इस हिल क्लाइंबिंग की एक और इसके अंदर आप समझ लें इसकी एक वैरायटी है स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। ये क्या करता है, अगर आप इसको यूज करते हैं, ये बेसिकली ये है कि जैसे आप जंप लगाते हैं ना, यानी एक तो ये कि आप करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में गए, एक ये है कि आपने 2-3 स्टेट में जंप लगा दी, फिर जंप लगाने के बाद चेक किया बेहतर है कि नहीं है, अगर बेहतर है तो ठीक है, नहीं तो इधर आ गए। उससे बाज़ औक़ात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। मतलब ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो हिल क्लाइंबिंग अगर आप स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग यूज करते हैं तो ये 14% ऑफ द रैंडमली जनरेटेड 8 कोइन प्रॉब्लम को तकरीबन 4 स्टेप्स में उसका जो है ना 14% सॉल्यूशन निकाल लेता है। या ये कि आप अगर साइडवेज मूव्स को जो है ना वो भी यूज करें तो वो 94% जो है ना वो 21 स्टेप्स में और 64 स्टेप्स में जो है ना वो फेलियर की तरफ चले जाता है। एन क्वीन प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ पर। यानी ये कि हिल क्लाइंबिंग जो है ना वो बेसिकली उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेकिन हर वेरिएंट प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट ये बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एक है स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है कि जो मूव्स होती हैं उसमें हम रेंडमली कोई भी एक मूव सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी आपने ऊपर जाना है, अब उसमें 3 रास्ते हैं तो कौन सा चूज करना है, तो आप रेंडमली सेलेक्ट कर लें। इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। अब रैंडम जब सॉल्यूशन आता है आपके पास, तो बाज लैंडस्केप ऐसे होते हैं जहां पर ये सही चलता है और बाज के अंदर ही नहीं चलता। तो बस ध्यान में रखिएगा स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग के अंदर जो है ना, ये आगे जाके डिटेल से आएगा, आप ये चीज ध्यान में रखें। रैंडम फिर एक होता है फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग क्या होती है कि ये रेंडमली सक्सेसर सेलेक्ट करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कि वो करंट से बेहतर ना हो जाए। अच्छा, होता क्या है असल में ना, प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मली जो अब तक हमने सर्चिंग देखी है ना, उसमें एक नोड होती है, उसके आगे 2-3 नोड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हिल क्लाइंबिंग है इस तरह की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 2-3 नहीं होती हैं, यहाँ पे 2-3 हजार अप्रोच लाइनें होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1000 रास्ते हैं, 1000 रास्ते यहाँ पर हैं, 1000 रास्ते यहाँ पर हैं, 3-4 हजार रास्ते हैं। अब अगर आपने उन 3-4 हजार रास्तों में से हर एक को एक्सप्लोर किया तो आप तो गए, मेमोरी का बेड़ा गर्क। बात समझ में आ रही? तो वहां पर जाके फिर हम ये अप्रोचेस यूज करते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? या इंतकाल हो गया तुम लोगों का? तो
तो फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग ये है कि रैंडमली जनरेट करो और उनमें से जो बेस्ट मिल जाए रैंडमली जनरेटेड में से, यानी करंट से जो भी बेहतर मिल जाए। अब तक हमने जो अप्रोचेस देखी उसमें क्या होता है, पहले इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा। आ रही है बट हार्ड लग रहा है। माशाल्लाह। मतलब मुझे एक बात बताओ बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो या ABCD पढ़ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो बेटा, मुश्किल सब्जेक्ट है तो मुश्किल ही लगेगा ना। तो आप बेसिकली जो भी करंट से बेहतर है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वो आप वहां यूज करते हैं जब एक से ज्यादा आपको सक्सेसर्स मिल रहा है। अच्छा, एक होता है रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। ये क्या करता है कि एक से ज्यादा हिल क्लाइंबिंग सर्चेस स्टार्ट कर देता है। यानी करता ये है कि भाई यहां से अब जाना है गोल की तरफ, तो ये यहाँ से 2-3 रास्तों से जाना शुरू कर देगा। हर एक अलग अलग, मतलब 2-3 एल्गोरिथम एक साथ चलाना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। ये सब चीजें क्या हैं, ये एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी और आगे जाएंगे, मास्टर्स लेवल पे जाएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि रिसर्च होती है ना, जब कोई रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को, ज्यादातर ये होता है, देखें जो इसमें लफ्ज यूज होता है ना बीच में, क्या ऑप्टिमाइजेशन, उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने एक चीज आपसे ही बोली थी कि ये जो लोकल सर्च होती है कहाँ यूज होती है, ये यूज वहां होती है जहां पे सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल गया होता है, अब आप उसको बेहतर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेहतर करने से क्या मुराद है, आप करते ये हैं कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसकी खामियों को देखते हैं और फिर उसमें थोड़े से चेंजेस करके ऐसी अप्रोच लाने की कोशिश करते हैं जो कि प्रीवियस अप्रोच से बेहतर हो। नॉर्मली रिसर्च पेपर्स वगैरह अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये हिल क्लाइंबिंग को बेहतर करने की अप्रोचेज हैं। तो फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग हर जगह पे नहीं चलती, कुछ जगहों पे चल जाती, कुछ जगहों पे नहीं चलती। रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग ये है कि आप इनिशियल स्टेट से गोल की तरफ एक से ज्यादा वेज से जा रहे हैं। यानी जैसे जंगल में किसी को ढूंढा जाता है मिसाल के तौर पे, जैसे आपने कभी फिल्मों ड्रामों में देखा हो कि भाई कोई बच्चा गुम हो गया किसी छोटे से कोई इलाका है, कोई जगह है, वहां पे कोई बच्चा गुम हो गया, तो अब वो पुलिस वाले की सर्च टीम जा रही है। अब वो पूरी टीमें जो है ना वो एक साथ सर्च कर रही हैं और हर एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो अब वो रैंडमली आगे बढ़ रहे हैं, यानी है काम रैंडमली, अगला स्टेप जो है ना वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है हर कोई। और जो भी कोई भी जो है ना वो जैसे ही गोल पे पहुंचेगा तो वो बाकी लोगों को आवाज लगा देगा कि भाई हम पहुंच गए। तो बाकी अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे वेरिएंट्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। तो एक होती है स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग, एक होती है फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग क्या चीज होती है, मैंने बताया आपसे कि सीरीज ऑफ हिल क्लाइंबिंग सर्चिंग होती हैं और रैंडमली जनरेटेड इनिशियल स्टेट्स हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर उससे निकलना शुरू कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनकोइन प्रॉब्लम। यानी अगर आप हिल क्लाइंबिंग सर्च की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें तो अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे एक जगह से गोल पर जाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं,
प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/p है, यानी जैसे कॉइन होता है तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, तो हेड की 1/2 होती है, 1/2 इसकी हो गई। अगर डाइस की बात करें तो उसमें हर किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी टोटल जो है वो हमारे पास p है, तो हमारे पास हर ऑप्शन की तो रीस्टार्ट जो है वो हमारे पास 1/p हो जाएंगे। और अगर n क्वीन प्रॉब्लम है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी इसमें 14% होती है, तो हमें तकरीबन 7 आइट्रेशन लगेंगी सॉल्यूशन को ढूंढने में। आसान अल्फाज में आप समझ लें कि ये जो रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग होती है ये काफ़ी फास्ट होती है, और इसमें जो चीज़ पे फोकस करते हैं वो हम करते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स पे। ये हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सक्सेस को प्लस कर देते हैं 1 - p डिवाइडेड बाय p स्टैटिक कॉस्ट ऑफ फेलियर। ये एक फार्मूला है जो इसमें हम यूज़ करते हैं, और बहुत इफेक्टिव अप्रोच है ये n क्वीन प्रॉब्लम के लिए ख़ास तौर पे। और तकरीबन 3 मिलियन कोइंस जो है ना वो 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस अप्रोच। तो ये भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं लोकल सर्च की, ये हम कर रहे हैं बहुत लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स के लिए। एक्सपोनेंशियली लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो हैं वहाँ पर ये यूज़ होती हैं, लाइक NP हार्ड प्रॉब्लम्स। तो जो NP हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं जिन पे आप स्टक हो सकते हैं। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ऐसा हो हमारे पास जो कभी भी डाउन हिल मूव ना करता हो। हाँ, आप कह सकते हैं गूगल मैप, तो जब भी वो नीचे की तरफ ना जाता हो तो फिर ये गारंटेड है कि वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना वो ये वाली हमेशा इस किस्म की होती हैं। तो इस वजह से अगर आप नीचे नहीं जा रहे तो आपने पहले जो भी चोटी आएगी उसी के ऊपर आपने रुक जाना है, लिहाजा इनकम्प्लीट होंगे आप। तो लिहाजा क्या किया जाए, तो इसके लिए हम जिस अप्रोच के ऊपर जाते हैं वो कहलाती है, जो अगला एल्गोरिथम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिमुलेटेड एनेलिंग। सिमुलेटेड एनेलिंग क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके एजेंट को जाना है गोल की तरफ, ये आपका एजेंट है, ये गोल है। इसके दरमियान अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो तो ये है। और आइडियली आपके पास अगर ये रूट अवेलेबल है तो आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा होता नहीं है। 99% हमारे पास ये डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता कि इस पे हम ट्रेवल कर सकें। तो क्या किया जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे बीच में कोई वॉल आ जाए, आपके पास दीवार आ गई, अब क्या करें, यूक्लिडियन डिस्टेंस तो ये बता रहा है। तो आप करते क्या है, फिर आप करते ही हैं कि आप इस तरीके से घूम के जाते हैं, ठीक है। और वो हमने ह्यूरिस्टिक वगैरह इस तरह की चीजें देखी हैं कि हम ह्यूरिस्टिक निकालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो सिमुलेटेड एनेलिंग क्या चीज़ है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम कि भाई ये जो आइडियल सिनेरियो ना ये बहुत कम होता है, और जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें बहुत सारे लोकल मिनिमा और मैक्सिमा होते हैं। तो हिल क्लाइंबिंग को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एनीलिंग का। एनीलिंग क्या चीज है, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारे पास मेटल है उसको जब भी कोई शेप दी जाती है तो आपको पता है कि हम उसको हीट अप करते हैं, सही है। हीट अप करने के बाद जब वो बिल्कुल हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो फिर हम उसको कोई भी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। अच्छा,
अब इसमें क्या है, एक अप्रोच तो ये है कि मेटल को ठीक ठाक हीट दे दो और उसको शेप में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, इसमें एक और अप्रोच ही होती है, मेटल को आप हीट देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर थोड़ा सी हीट देते हैं, फिर थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और फिर उसको किसी शेप में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि अब जो शेप बनती है ना वो बड़ी सॉलिड किस्म की बनती है, उसमें खास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी आप इस बात को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पे आपको दूध गर्म करना है घर पर, ठीक है। अब आप क्या करें कि चूल्हा तेज चढ़ा दें और दूध को गर्म करना शुरू कर दें, तो दूध आपका गर्म हो जाएगा 5 मिनट। अब डिपेंड करता है कितना दूध है, मिसाल के तौर पे 1 किलो दूध है, आपने चूल्हे पे रखा 1 किलो दूध और चूल्हा फुल चला दिया, मैक्सिमम 2-3 मिनट या 5 मिनट में दूध आपका गर्म हो जाएगा, खौलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप उस दूध को पिए, उसका एक टेस्ट होगा जाहिर है, लेकिन आप क्या करें कि दूध जब आपने चूल्हे पे रखा गर्म करने के लिए, तो आप बिल्कुल ही स्मॉल टेम्परेचर पे चूल्हा चला दें, बिल्कुल ही स्मॉल, बिल्कुल हल्का सा चूल्हा जला दें। अब जो आपका दूध है ना, वो कोई आधे 1 घंटे बाद जाके गर्म होगा। अच्छा, अब वो जो गर्म होगा तो उसमें भी वो ऐसा नहीं होगा कि वो जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाता है, वो उबलेगा नहीं। जैसे दूध की दुकानों पे आपने देखा होगा कि वो दूध को ना मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहता है, वो ऐसा जो दूध होता है ना वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। जब वो बहुत गाढ़ा हो जाता है तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ओ भाई मरे हुए लोगों, जिंदा हो तुम लोग? यानी ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर गोल, कि गोल क्या है आपका। तो जब हम ये हीटिंग कूलिंग वाला काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेटल होता है ना वो एक क्रिस्टलाइन स्टेट पे पहुंच जाता है। क्रिस्टल जो है ना वो समझ लें प्योर सॉलिड होता है वो, यानी एक मेटल जो है उसमें हो सकता है कि बीच में कुछ स्पेसेस हों, लेकिन क्रिस्टल में नहीं होते। तो उस स्टेट पे ले जाने के लिए सिर्फ हीट नहीं की जाती, हीट देने के बाद थोड़ा सा कूल किया जाता है, फिर हीट दी जाती है, फिर हीट दी जाती है, फिर कूल किया जाता है, मतलब इस तरीके से काम करता है। या इसको आप इस एग्जांपल से समझ लें कि आपके पास ये समझ लें कि एक वो एक प्लेट सी है। अब ये प्लेट जो है ना वो इस तरीके से है, हमवार नहीं है सर, पर वो तो ठंडा करता है, मिल्क को हीट नहीं करता। क्या कह रहे हो भाई? दफा करो भाई, मिल्क को छोड़ो यार, इधर आ जाओ तुम। जिसकी समझ में आना था आ गया, छोड़ो। मैं कह रहा था कि ये हमवार किस्म की नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप कोई बॉल थ्रो करते हैं, अब आपने मिसाल के तौर पे कोई बॉल है, उसको इधर लेके आना है, ये आपका गोल है, इधर लेके आना है बॉल को। आपने बॉल इसके अंदर रखी है, बॉल इधर आ गई। अब आप प्लेट को हिला रहे हैं तो वो बॉल तो यहीं अटकी हुई है, तो आप क्या करेंगे? अब आप ये जो आपकी प्लेट है, पहले आप इसको सिर्फ इस डायरेक्शन में हिला रहे थे, आप क्या करेंगे कि अब उसको इस डायरेक्शन में भी हिलाएंगे, यानी ऊपर नीचे करेंगे। या ऊपर करेंगे तो ये बॉल ऊपर रहेगी, फिर नीचे आएगी, यानी आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाते रहेंगे जब तक कि वो बीच में ना आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो सिमुलेटेड एनीलिंग जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करती है। क्या करती है सिमुलेटेड एनीलिंग? कि ये इस चीज को मेक श्योर करती है कि आप किसी लोकल मिनिमा या मैक्सिमा पे ना स्टक हो जाएं। यानी अगर जैसे आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो सोल्यूशन मिलने के बाद वो कोई और मूव सेलेक्ट करती है विद सम प्रोबेबिलिटी, और फिर जो है ना वो उसकी बेसिस पे, यानी मैं अगर आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो मिसाल के तौर पे ये एक हिल है। अब ये आपका लोकल मैक्सिमा है और ये ग्लोबल मैक्सिमा है। तो हिल क्लाइंबिंग जो सिंपल है वो तो यहाँ पे आके स्टक हो जाएगी, लेकिन ये जो आपका सिमुलेटेड एनीलिंग है ये क्या करेगा? करेगा ये कि यहां से इस स्टेट को कंपेयर करेगा इसके साथ, फिर इस स्टेट को कंपेयर करेगा इसके साथ, और यहां से फिर आगे भी जाएगा। अच्छा, जब ये इधर पहुंचेगा और इधर के बाद इस स्टेट को इससे कंपेयर करने की कोशिश करेगा, तो इसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहां से एक दफा फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा फिर ये जो है ना वो फॉरेन करंट स्टेट को यहां से यहां मूव कर देगा, और फिर यानी जैसे ही आगे बढ़ना शुरू होगा ये चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ से नीचे जाएगा, और फिर जब बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा तो यहाँ स्टेट ही खत्म हो जाएंगी, तो इसको यहाँ पर इससे बेहतर स्टेट नहीं मिलेगी, लिहाजा फिर ये स्टॉप हो जाएगा। यानी सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर आप हमेशा ग्लोबल मैक्सिमा पे पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये कि हमारे पास प्रॉब्लम के साथ साथ एक शेड्यूल भी मिलता है हमें। शेड्यूल बेसिकली एक टेम्परेचर होता है जो कि ग्रेजुअली कम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्टेट है 100 और टेम्परेचर आपके पास है 0.99, तो इनिशियली आप 100 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 99। 0.99 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 99। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो ये टेम्परेचर कम होता रहता है, ठीक है, और उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे जाकर तो हमें ये जो डाउन हिल है ना इसका अंदाजा हो जाता है कि हम नीचे जा रहे हैं। यानी यहाँ पर आपके पास करंट नोड है, नेक्स्ट नोड है और एक टी, ये डिफरेंट आ गई चीज। अब आपका जो लूप चल रहा है वो सबसे पहले टेम्परेचर सिलेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर 0 हो गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तो आप एंड पे पहुंच गए, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेजुअली कम होते होते आप बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे कि करंट का किसी भी रेंडमली सक्सेसर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू उससे कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे डिफरेंस के बजाय आप डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा बेसिकली डिफरेंस ही है कि नेक्स्ट और करंट में आप डिफरेंस निकाल लें। अगर ये डिफरेंस 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, ये तो आपकी वो हिल क्लाइंबिंग ही हो गई। कि डिफरेंस करंट और नेक्स्ट का अगर 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब नेक्स्ट ज़ाहिर करंट से बड़ा है तो आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आप नेक्स्ट जो है ना वो करंट से छोटा है, क्योंकि अगर नेक्स्ट करंट से छोटा होगा तो डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, जब बराबर भी होगा तो भी इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो उस केस में आप करंट के अंदर नेक्स्ट उस वक्त रखेंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा ई अपॉन टेम्परेचर जो है ना
वो कोई वैल्यू होगी, यानी डेल्टा ई आपके पास जो वैल्यू है उसको टेम्परेचर से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। आसान अल्फाज में, अगर नीचे जाते हुए कहीं भी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये इस किस्म की है आपके पास प्रॉब्लम, तो आप यहां पर जाकर इस स्टेट पे जाके इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। अब यहां पर आते ही जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये तो बढ़ गई फौरन ही, तो लिहाजा आप फौरन ही यहां से फिर इधर जंप मारेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आसान अल्फाज में समझ लें कि सिमुलेटेड एनीलिंग के अंदर हमेशा रिजल्ट ग्लोबल मैक्सिमा मिलता है हमें, या ग्लोबल मिनिमा मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर गोल। तो अगर आप टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज करते रहते हैं तो ये हमेशा आपको एक ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढ के देगी। असल जो चीज है ना वो उसमें ये वाली लाइन है। ठीक है, जो VLSI लेआउट है या एयरलाइन स्केजुलिंग है, ये NP हार्ड प्रॉब्लम है। इनको सॉल्व करने के लिए आप सिमुलेटेड एनीलिंग यूज करते हैं। आपने जो चीज याद रखनी है ना वो ये है कि सिमुलेटेड एनीलिंग, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारे पास स्लाइड मिलती नहीं है तुम्हें क्या? सिमुलेटेड एनीलिंग जो है वो बेसिकली आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा के ऊपर ले जाती है। अच्छा, फिर एक हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम है लोकल बीम सर्च, ये भी लोकल सर्च एल्गोरिथम है। इसमें क्या होता है कि अच्छा, ये जो डिस्कशन फोरम है ना, अगर आप डिस्कशन फोरम चलें, सही है, इसमें लोकल बीम सर्च में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा स्टेट्स को मेंटेन करके रखना शुरू कर देते हैं। यानी पिछली जो हमने हिल क्लाइंबिंग देखी है उसमें एक होती है, एक का ट्रैक होता है, इसमें कोई के स्टेट हम रखना शुरू कर देते हैं। के रैंडमली जनरेटेड स्टेट होती हैं, हर आइट्रेशन पे आप हर स्टेट के जो सक्सेसर हैं वो जनरेट होता है। अगर कोई एक भी गोल मिल जाए तो हम स्टॉप हो जाते हैं और बेस्ट सक्सेसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बीम सर्च है ये बेसिकली जो हमने पिछली सर्च देखी थी उससे थोड़ी मिलती जुलती है, यानी नेचुरल, सिमिलर टू नेचुरल सिलेक्शन है। ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेट द नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स फिटनेस। यानी कि हमारे पास स्टार्ट हुए, आप स्टार्ट होने के बाद आपने कोई भी के स्टेट सेलेक्ट कर लें और फिर उसमें देखें, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो लोकल, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये जो लोकल सर्च है ना ये हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसर बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती है, वहां पर यूज होती हैं। वहां पर अगर हम वही ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट और ग्रीडी और ए स्टार यूज करेंगे ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम फिर ये जो बीम सर्च है या हिल क्लाइंबिंग है या सिमुलेटेड एनीलिंग है इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पैरेलल में सर्चिंग थ्रेड हमारे पास चल रहे होते हैं और ये सर्चिंग थ्रेड जो है ना वो आपस में इंफॉर्मेशन पास भी कर रहे होते हैं। ठीक है, और तकरीबन ये वही चीज होती है जो कि हमारा रैंडम रीस्टार्ट सर्च है, बस ये कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपस में इंटरचेंज हो रही होती है और फायदा इसका ये है
कि पैरेलल में सर्चिंग चल रही होती है के स्टेट्स के थ्रू फ्रॉम 1 2 3 अप टू के, और एक साथ जो है ना वो सब सर्चिंग कर रहे होते हैं, और ये सबका ट्रैक भी रखती है। तो थोड़ी सी मेमोरी ये ज्यादा यूटिलाइज करती है एज कंपेयर टू हिल क्लाइंबिंग या सिमुलेटेड एनिलिंग। फिर एक और हमारे पास लोकल सर्च एल्गोरिथम है जो कहलाता है जेनेटिक एल्गोरिथम की कैटेगरी में आते हैं। ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स कैसे होते हैं, इसमें एक्चुअली हम करते ये हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है या सक्सेसर स्टेट होती है वो दो पेरेंट स्टेट को कंबाइन करके जनरेट करता है। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि के रैंडमली जनरेटेड स्टेट्स होती हैं, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और फिर हम करते ये हैं कि एक फिटनेस फंक्शन होता है, उस फिटनेस फंक्शन की बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं और म्यूटेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब देखें ये आपके सामने जो है ना वो एक स्टेट्स गिवन है, ये स्टेट्स हैं, ये इनिशियल पॉपुलेशन है। अच्छा, इसको अगर मैं आपको देखें, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें ये एन क्वीन प्रॉब्लम है भाई, सब लोग यहीं पे मौजूद हैं, ये इंतकाल हो चुका है। अच्छा यहीं पर है। अब देखिए यहां गौर करें, ये आपके पास एक एन क्वीन प्रॉब्लम है। देखें इसमें गौर करें, इसको हमने ना मैप किया हुआ है इसमें कैसे। देखिए यहां लिखा हुआ है 3 0 1 2, इसको 1 से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 7 5 2 4 1 1। सही है, ये मैप हुआ हुआ इधर, ये एक्चुअली इस स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है एन क्वीन की। अच्छा इधर करते हैं हम, तो ये बन जाएगा 2 4 7 4 8 5 5 एंड 2। सही है, बात समझ में आ रही मेरी कि इससे हमने कैसे मैप किया इसे। तो ये पहली वाली स्टेट है, ये दूसरी वाली स्टेट है, ऐसी एक तीसरी स्टेट है, और ऐसी एक चौथी स्टेट है। अब हमने क्या किया कि हमने एक फिटनेस फंक्शन से इन तमाम स्टेट्स की फिटनेस निकाली। कैसे, वो हमने ऐसे निकाली मिसाल के तौर पे कि भाई अगर हम इनमें से जो, अगर हम फिटनेस फंक्शन कैसे निकाल लें, नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स ऑफ कॉइन, ये हमने निकाल लिया। तो मतलब किसी भी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स ऑफ कॉइन है उनको हम कैलकुलेट करें। ठीक है, वो कैसे करें, इसका स्कोर है 24, इसका स्कोर है 23, इसका है 20, इसका है 11, इन सबको हमने सम कर लिया। ठीक है, और सम करने के बाद फिर इसको हमने हर एक के स्कोर से डिवाइड किया। देखिए ये जो है ना ये इसका स्कोर है, ठीक है, ये स्कोर हम किसी भी अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि भाई वो जो हम 8 पजल प्रॉब्लम देख रहे थे, तो हम कह रहे थे कि भाई
गोल से कितना डिफर कर रहा है ये। तो नॉन अटैकिंग पेयर ऑफ क्वीन हमने यहाँ पे निकाला है। जैसे अगर मेरे पास 8 हैं, 8 क्वींस हैं, देखिए ना, इसमें पेयर्स भी तो हो सकती है ना। जैसे जब ये इसको हिट कर रहा है तो ये भी इसको हिट कर रहा है, तो ये एक पेयर बन गया। तो नॉन अटैकिंग पेयर ऑफ क्वींस जो है ना, उनकी मदद से हमने एक फिटनेस वैल्यू जनरेट करी है जो कि इस स्टेट की सबसे कम है और इस स्टेट की सबसे ज्यादा है। फिर हमने क्या किया कि हर स्टेट के हिसाब से उसका हमने परसेंटेज एक वैल्यू कैलकुलेट करी। किस तरीके से? इन सब को टोटल करा और 24 से डिवाइड कर दिया, फिर इन सब के टोटल को 23 से डिवाइड कर दिया, फिर इन सब के टोटल को 20 से डिवाइड कर दिया, फिर इन सब के टोटल को 11 से करा। तो नतीजे में जाहिर है इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा आ रही है क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, और फिर इसकी उससे कम है, फिर उसकी इससे कम है, फिर इसकी इससे कम है। ये फिटनेस फंक्शन हमने, यानी कि इसकी फिटनेस निकाली हर स्टेट की। फिटनेस फंक्शन हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग हो सकता है और एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये फिटनेस आ गई। सबसे फिट इसमें कौन सी स्टेट है? ये वाली स्टेट है। अब उसके बाद हमने किया ये कि इनमें से जो ये वाली स्टेट थी, कौन सी वाली? 3 2 5 4 3 1 3, ये स्टेट सबसे कम थी, तो हमने इसको खत्म कर दिया। इसकी फिटनेस सबसे कम थी। और ये वाली, अब देखें यहां क्या हुआ कि ये वाली स्टेट हमने यहां रख दी, ये वाली स्टेट, फिर ये वाली स्टेट हमने यहां रख दी, ये वाली स्टेट यहां भी आ गई। तो इस स्टेट को हमने 2 दफा रिपीट कर दिया। सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इनका क्रॉस ओवर करवा रहे हैं। क्रॉस ओवर कैसे होगा कि देखें, ये 3 2 7 आ गया इधर, और 5 4 2 1 आ गया, 4 1 1 इधर आ गया, फिर 2 4 7 आ गया इधर, और 4 8 5 5 2 इधर आ गया। ये इनका क्रॉस ओवर हो गया। असल में आप जेनेटिक एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को समझें। ये असल में जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है ना, कि ह्यूमंस जो हैं उनके जो जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं? देखें, कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे जो बेहतरीन जीन्स है ना वो आगे ट्रांसफर होते हैं। यानी इन जनरल आज का जो 2020 में पैदा होने वाला बच्चा है ना, तो हम कहेंगे कि भाई वो 1920 में पैदा होने वाले बच्चे से ज्यादा स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि 1920 वाले जो लोग थे उनके जीन्स आगे ट्रांसफर हुए 1950 वालों में, उनके ट्रांसफर हुए 1980 वालों में, 1980 वाले के 2020 में ट्रांसफर हुए। ऐसे ही होता है ना। तो हम करते ये हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स में कि हम बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब किस पे जाएं? एक एक को नहीं देख सकते। तो हम करते ये हैं कि इनमें से बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो बेस्ट कैसे ढूंढते हैं? उसका तरीका ये होता है कि सबका फिटनेस निकाल लेते हैं। फिटनेस निकालने के बाद फिर उनमें से जो जिनकी फिटनेस कम है उनको डिस्कार्ड कर दिया। अब जिनको डिस्कार्ड कर दिया उनकी जगह क्या रखें? उनकी जगह हम इन्हीं में से किसी एक को रिपीट कर देते हैं, फिर इनका क्रॉस ओवर करवा देते हैं आपस में। और उस क्रॉस ओवर से, मिसाल के तौर पे इन दो का क्रॉस ओवर करवाया और नतीजे में 2 नई स्टेट निकाल लें। ये जो 2 नई स्टेट होंगी ये पिछली स्टेट से बेहतर होंगी। यानी आप यहां पे देखेंगे 3 2 7 4 8 5 5 2, ये हमने इन दोनों का क्रॉस ओवर निकाला है। ये दो जो हैं एक्चुअली इन दो के क्रॉस ओवर है। इसमें ये यहां से आया है और ये यहां से आ रहा है। इसी तरीके से ये दो जो हैं ये इनका क्रॉस ओवर है।
32752 और 124 इसमें यहां से आ गया। यानी आप कह लें कि ये जो है ना, ये वाली स्टेट, ये इन दोनों की चाइल्ड है, इसकी और इसकी। इसी तरह ये भी इन दोनों की चाइल्ड है। लेकिन ये जो है ना, ये और ये इन दोनों से बेहतर है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम कि डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम हम थोड़ा इनको म्यूटेट भी कर देते हैं। म्यूटेट में देखें आप कि यहां पर 5 था तो हमने यहां पर 1 कर दिया। ठीक है। यहां पर 7 था, यहां पर 2 कर दिया। ये म्यूटेशन हो रही है। यानी जेनेटिक एल्गोरिथम में हम करते ये हैं कि देखें, ये स्टेट थी और एक ये स्टेट थी, इन दोनों स्टेट का क्रॉस ओवर करवा दिया हमने, तो नतीजे में जो स्टेट आई वो ये वाली थी, जो कि इन दोनों स्टेट से बेहतर है। बात समझ में आ रही मेरी? फिर हम इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन कर देंगे, जो कि हमारे गोल की तरफ जा रही होगी। इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये हर जगह पे जेनेटिक एल्गोरिथम यूज नहीं होता है। ये यूज होता है एनपी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन नॉर्मली ढूंढने में आपको सालों लग जाएंगे। अगर आपने एक एक सॉल्यूशन को एक्सप्लोर किया तो, एक एक स्टेट को एक्सप्लोर करने लग गए तो सालों लग जाएंगे। तो अब आप कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि उसमें से सिर्फ ऐसी स्टेट्स को एक्सप्लोर किया जाए जिनसे हमें अंदाजा हो। अच्छा, गोल का भी हमें आइडिया तो है, लेकिन ये नहीं पता ना कि गोल तक जाना कैसे। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वहां पर ये यूज होता है। जेनेटिक एल्गोरिथम इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा जीन्स ट्रांसफर का जो तरीकेकार है, जेनेटिक्स जिस तरह जीन्स ट्रांसफर होती है ह्यूमन टू चाइल्ड, उस अप्रोच को ये फॉलो करते हुए इसमें काम होता है, इसलिए इसको जेनेटिक एल्गोरिथम कहता है। इसमें बेसिकली क्रॉस ओवर करने का फायदा ये होता है कि हम गोल से करीब होते चले जाते हैं, बेहतर होते चले जाते हैं। इसमें अपहिल टेंडेंसी और रैंडम एक्सप्लोरेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अपहिल टेंडेंसी भी होती है, रैंडम एक्सप्लोरेशन भी होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है, और सर्चिंग भी पैरेलल हो रही होती है। ये सारे काम जेनेटिक एल्गोरिथम में होते हैं। ये इसके आपके सामने जो है ना, वो एक सिंपल वो दिया हुआ है कि बेसिकली ये इसका सूडो कोड है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों का इंतकाल हुए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, बिल्कुल आप लोग खुश हो गए हो, अभी कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो फिर क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।